हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं। तो मैंने अभी तक जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन इंस्ट्रूमेंटेशन, शील्डिंग, डी शील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस थर्ड पार्ट में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल शिफ्ट। दैट मीन्स कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे, यानी जो पीक्स की पोजीशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ पीक्स और केमिकल शिफ्ट, जिसमें फर्स्ट है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज वंडरवॉल्स डी शील्डिंग, थर्ड इज एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शील्डिंग और डी शील्डिंग जब मैंने एक्सप्लेन किया था। इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम -I इफेक्ट भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी हमारा प्रोटॉन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो उस प्रोटॉन को हम डी शील्डेड प्रोटॉन कंसीडर करते हैं। That means a proton is said to be de-shielded if it is attached with an electronegative atom or group। ठीक है, अगर कोई प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें फ्लोरोइथेन का, तो फ्लोरोइथेन में फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर मैं यहाँ पे हमारे 2 टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, एक को मैंने A से डिनोट किया है, दूसरे को मैंने B से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो जो B प्रोटॉन है वो डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो B प्रोटॉन्स होंगे इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फ्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो B प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दैट मीन्स कि जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था या प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा या कम होगा। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो आपका B प्रोटॉन जो है वो उतना मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा, यानी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ये ज़्यादा फील कर रहा है तो इसे रेजोनेंस में लाने के लिए हमें उतनी ही हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इस पे पास करनी होगी। दैट मीन्स कि जो डी शील्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो इसे हम डी शील्डेड प्रोटॉन कहेंगे। दैट इज डी शील्डेड प्रोटॉन। डी शील्डेड प्रोटॉन, तो डी शील्डेड प्रोटॉन की जो पीक्स आती हैं वो डाउन फील्ड पे आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो B प्रोटॉन है उनकी पीक्स कहाँ पे आएंगी, डाउन फील्ड पे। जो यहाँ पे मैंने TMS 0 पे लिया हुआ है, 0 डेल्टा वैल्यू पे, क्योंकि ये आपका मोस्ट शील्डेड सॉल्वेंट होता है जिसको हम 0 मान के चलते हैं कि उसकी पीक 0 पे आती है। और इसके रिस्पेक्ट में फिर हम पीक्स की पोजीशंस की स्टडी करते हैं। तो क्योंकि आपका ये डी शील्डेड B प्रोटॉन जो डी शील्डेड प्रोटॉन था तो इसकी जो पीक्स आएगी वो डाउन फील्ड पे आएगी। और इसी के साथ जो आपका ये CH3 है, यानी जो A टाइप प्रोटॉन्स हैं, A टाइप प्रोटॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़े। तो जब वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं जुड़े हैं तो इनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी इनके A टाइप प्रोटॉन्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो इसके अपोज करते हैं। तो क्योंकि ये इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब आपका अगर ज़्यादा है तो जो आपके A टाइप प्रोटॉन हैं वो उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं फील करेंगे जितना आप अप्लाई कर रहे हो। तो रेजोनेंस को अचीव करने के लिए हमें, क्योंकि ये कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं तो हमें कम रेडियो फ्रिक्वेंसी डालनी पड़ेगी। तो हमें जो रेजोनेंस की पीक्स मिलेंगी वो जल्दी मिलेंगी, यानी कि अप फील्ड पे मिलेंगी। ठीक है, तो जो शील्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, शील्डेड प्रोटॉन। और शील्डेड प्रोटॉन की पीक्स कहाँ पे आती हैं, अप फील्ड पे आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की, प्रोटॉन उतना ही ज़्यादा डी शील्डेड होगा। जैसे अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे फ्लोरीन है
और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। ये आपका फ्लोरोइथेन, ये आपका क्लोरोइथेन। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें कि इनमें से कौन सा ज़्यादा शील्डेड होगा, कौन सा डीशील्डेड होगा, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की, वो प्रोटॉन जो उससे जुड़ा हुआ है उतना ही डीशील्डेड होगा। तो अगर देखो फ्लोरीन, इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इससे जो जुड़े हुए CH2 है ये सबसे ज़्यादा डीशील्डेड होंगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी क्लोरीन से ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, डीशील्डिंग होने की जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की, वो भी बढ़ती जाती है। इफ़ द डीशील्डिंग इज़ मोर फॉर द प्रोटॉन, देन द डेल्टा वैल्यू विल ऑल्सो बी मोर। जितना ज़्यादा डीशील्डिंग होगा, डेल्टा वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका पीक्स की स्टडी करें, दैट इज़ द TMS, 0 वैल्यू पे हमने TMS को रखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका शील्डेड है वो तो अपनी अप फील्ड पे आएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो अगर इसको मैंने B लिखा है और इसको A, तो ये आपका A की वजह से पीक आ रही है, और जो B की पीक आएंगी वो थोड़ा सा डाउन फील्ड पे आएंगी, ठीक है, ये B की। तो फ्लोरीन में ये पीक्स थोड़ा सा पहले, लेकिन क्लोरीन में थोड़ी क्लोज आएंगी, क्लोरीन में, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी जो पीक्स आएंगी वो थोड़ी पहले आएंगी। यानी अगर मान लीजिए इसकी पीक्स 8 और 7 के बीच में आ रही है, तो इसकी 6 और 5 के बीच में आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा डीशील्डेड करेंगे प्रोटॉन को F, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें डीशील्डेड करने की, प्रोटॉन को करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये तो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वैन डर वाल्स डीशील्डिंग। व्हाट इज़ वैन डर वाल डीशील्डिंग? तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें कि कोई भी अगर ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल है, ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बल्की ग्रुप्स अटैच्ड है, तो वो बल्की ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, इन ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल इट इज़ पॉसिबल दैट सम प्रोटॉन मे बी ऑक्यूपाइंग स्ट्रिक्टली हिंडर्ड पोजिशन, ठीक है। क्लियरली electron cloud of a bulky group will tends to repel the electron cloud surrounding to the proton. Thus, such a proton will be deshielded and will resonate at slightly higher value of delta than expected in the absence of this effect. मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया है और ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन और ये हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर को स्पेस में इमेजिन करें, तो आप देखो कि अगर यहाँ पे मैंने इसकी नंबरिंग की है, सपोज ये 1, ये 2 और ये 3, 4, 5 एंड 6, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये दोनों अबव द फील्ड है, अबव द प्लेन है, और अबव द प्लेन होने की वजह से ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के होने के बाद भी ये एक दूसरे के क्लोज है। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इनका साइज काफ़ी स्मॉल है, दे आर नॉट अ बल्की ग्रुप, तो ये एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे या कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमें पीक्स मिलेंगी वो सिंगल पीक्स मिलेंगी। बट इन केस ऑफ दिस मिथाइल क्लोरोहेक्सेन, इसमें क्या है कि आप देखो कि अगर मैंने इसका नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जो हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि मिथाइल जो है हमारा बल्की ग्रुप है, तो ये क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है उनको रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से हाइड्रोजन के चारों तरफ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि ये अब क्या हो गया, डीशील्डेड हो गया, डीशील्डेड प्रोटॉन हो गया। और जब ये डीशील्डेड प्रोटॉन हो गया, दैट मीन्स कि इसकी पीक्स कहाँ पे आएगी, इसकी पीक्स आएंगी
तो डी शील्डेड प्रोटॉन हो गया, क्योंकि जो बल्की ग्रुप है इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल किया। रिपेल करने की वजह से ये डी शील्डेड हो गया। डी शील्डेड होने की वजह से अब जो आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा और इनकी जो वैल्यू आएगी यानी जो इसकी पीक्स आएगी वो आपकी कहाँ पे आएगी, डाउन फील्ड पे आएगी, ना कि अप फील्ड पे। अगर ये हमारा TMS है 0 पे तो जो पीक्स आएंगी वो डाउन फील्ड पे आएंगी। ठीक है, तो दैट इज द वंडरवॉल डीशील्डिंग। द वंडरवॉल डीशील्डिंग का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोटॉन्स के चारों तरफ कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, यानी प्रोटॉन हमारा किसी ऐसी पोजीशन पे प्रेजेंट है जहाँ पे बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट हैं यानी ओवर क्राउडेड मॉलिक्यूल है, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये जो बल्की ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो डी शील्डेड हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू या जो पीक्स आएंगी वो हाई डेल्टा वैल्यू पे आएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जनरली एनआइसो इफेक्ट जो है वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में शो होते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है कि जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हमें पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक तरह से पाई क्लाउड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इफेक्ट सेम है, जिस तरह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करके एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, सिमिलरली पाई इलेक्ट्रॉन्स भी स्पिन करके अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिन्हें हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। ठीक है, तो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जनरली अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। तो होता क्या है, द डी शील्डिंग इफेक्ट ऑन प्रोटॉन अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड then that can be accounted for the inductive effect alone। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एल्डिहाइड और बेंजीन की बात करते हैं, जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दैट मीन्स की नम प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है ये एक तरह से हमारा यहाँ पे ये इस तरह से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का हमारे एक क्लाउड बन जाता है, और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड की वजह से ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यानी एक रिंग करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, और इनका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, मतलब आप ये देख लो इस तरह से ये डायरेक्शन होता है, यानी जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरह से, ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से लेकर के इस तरह से। सिमिलरली इधर भी एक आपका रिंग करंट यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसका डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, अब आप ध्यान दो कि अगर मैं नीचे से कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाती हूँ, यहाँ से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो आप देखो कि जो सेंटर में जो आपका रिंग करंट है यानी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर में क्या हो रहा है कि ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, बट साइड में जब आप देखोगे कि जब वो दूसरे साइड में आप जाते हो तो यहाँ पे जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो गया। यहाँ पे भी देखो ये हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा रिंग करंट है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो गया। पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है अब ये सेम मतलब ऐड हो गई, ऐड ऑन हो गई, और ऐड ऑन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स कि हमारा ये जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। ये जो हमारा हाइड्रोजन है एल्डिहाइड का, वो कहाँ पे आया, किसके रास्ते में आ रहा है, इस तरफ से रास्ते में आ रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल है। ठीक है, और ये उसी फील्ड में प्रेजेंट है। तो इस फील्ड में प्रेजेंट होने की वजह से अब ये एक तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, सपोज मान लो 50 हर्ट्ज का आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया,
और यहाँ पे 20 हर्ट्ज़ का मैग्नेटिक फील्ड और जनरेट हो गया। तो टोटल 50 + 20 70 हर्ट्ज़ का ये मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है तो इसे रेजोनेंस में लाने के लिए हमें ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स डालनी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि ये किस टाइप का प्रोटॉन हो गया, डी शील्डेड प्रोटॉन हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है, जिसे हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, डाउन फील्ड पे, डाउन फील्ड पे, ठीक है। यानी जो हम पीक्स देखेंगे वो इनकी जो इस एल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसकी पीक्स डाउन फील्ड पे आएगी, अगर ये हमारा टीएमएस है तो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन की जब आप बात करते हो तो बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन में भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो डीलोकेलाइज होते हैं, यानी वो पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड होते हैं। एक तरह से ऊपर की तरफ भी पाई क्लाउड बन रहा है और नीचे की तरफ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड बन रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम आपका रिंग करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये रिंग करंट, क्योंकि ये यहाँ इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी आपका एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस तरह से, जिसको हम रिंग करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिंग करंट जनरेट हुआ है। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर में जो आपका रिंग करंट है, यानी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हाइड्रोजन है, जो जिस फील्ड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम वहाँ पे देखें ध्यान से तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सेम चीज़ हो गई जो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड में डिस्कस किया था कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। दैट मीन्स कि ये जो प्रोटॉन है ये हाई मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड को ये अगर हम प्लस कर दें तो इतना मैग्नेटिक फील्ड को ये फील कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कौन से प्रोटॉन हो गए, डी शील्डेड प्रोटॉन, डी शील्डेड प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं। और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं, इसका मतलब इनको रेजोनेंस में लाने के लिए हमें उतनी ही फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जहाँ पे जब डायरेक्शन पैरेलल हो जाता है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और जहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होता है उसे हम डायमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बेंजीन के केस में भी जो आपकी पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, डाउन फील्ड पे, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन की पीक्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गई, डाउन फील्ड पे, ठीक है। अब इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमने डी शील्डेड प्रोटॉन देखा। इन केस ऑफ एल्काइन, एल्काइन में जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कर लेते हैं अपनी, ठीक है, इस तरह से। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स कि इनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो भी स्पिन करेंगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, नीचे से आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इनमें जो रिंग करंट जनरेट होता है वो इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है, इस तरह से, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो सेंटर में आपका जो सेंटर रिंग करंट है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यहीं पे आपका प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो हाइड्रोजन के चारों तरफ शील्डिंग इफेक्ट डाल रहा है, उसको शील्ड कर रहा है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है ये प्रोटॉन उतना मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं कर रहा है, यानी कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है ड्यू टू शील्डिंग। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड थे उसने इसको शील्ड कर दिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पे ये कम मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है, तो इसे रेजोनेंस में लाने के लिए हमें कम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ेगी। तो अगर टीएमएस की वैल्यू हमने 0 पे लिया है तो जो इनकी पीक्स आएंगी, यानी एल्काइंस की जो पीक्स आएंगी, क्योंकि ये शील्डेड है तो इनकी पीक्स हमें अप फील्ड पे मिलेंगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें अप फील्ड पे शील्डेड प्रोटॉन, क्योंकि एज अ शील्डेड प्रोटॉन बिहेव कर रहा है तो इसकी पीक्स कहाँ आएंगी, अप फील्ड पे, ठीक है। अभी तक तो हमने एक शील्डेड देख लिया, एक डी शील्डेड देख लिया। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें शील्डेड और डी शील्डेड दोनों ही प्रोटॉन्स नजर आएंगे। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज एन्युलिन, ठीक है। अगर आप एन्युलिन को ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर में जो बाहर की साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको मैंने HA से डिनोट किया है, और जो अंदर की तरफ रिंग के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनको मैंने B से रिप्रेजेंट किया, यानी HB से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि ये अल्टरनेटिव फैशन में प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दैट मीन्स कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से भी यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी रिंग करंट जनरेट होगा। तो ये जो रिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो रिंग का जो डायरेक्शन होगा, कि नीचे की तरफ ये जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन, क्योंकि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे से आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को H0, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने जो भी जितने भी मेगा हर्ट्ज का आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है और यहाँ से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अगर हम मैच करें तो आप ध्यान से देखो, जो सेंटर में हमारे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, यानी जो HB हाइड्रोजन्स हैं, उनमें वो कौन से फील्ड में प्रेजेंट है, क्योंकि जो रिंग करंट का डायरेक्शन है सेंटर में, तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन में है, यानी ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करने की वजह से दैट मीन्स कि ये HB किस टाइप का प्रोटॉन हो गया, हमारा शील्डेड प्रोटॉन हो गया, शील्डेड प्रोटॉन, क्योंकि ये जो रिंग करंट है, यानी ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, उसने इन HB प्रोटॉन्स को शील्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो HB प्रोटॉन्स हैं वो उतना मैग्नेटिक फील्ड को फील नहीं करेंगे जितना आपने अप्लाई किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि दीज आर द शील्डेड प्रोटॉन। बट इन केस ऑफ HA की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं। तो जो HA प्रोटॉन्स हैं, जो आउटर साइड पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, एक तो आपने जो अप्लाई किया है, साथ ही साथ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यानी ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस में आने के लिए इन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, दैट मीन्स कि ये वाले जो HA प्रोटॉन है ये डी शील्डेड प्रोटॉन है, डी शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है, डी शील्डेड प्रोटॉन। तो HB जो सेंट्रल हाइड्रोजन्स हैं वो है हमारे शील्डेड प्रोटॉन, और जो आउटर साइड में प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो डी शील्डेड प्रोटॉन है ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इन दोनों की पीक्स देखें तो 0 पे हमारी TMS की पीक आती है, 0 डेल्टा वैल्यू पे, ये हमारा डेल्टा वैल्यू है जो इस तरफ 0 से लेके 10 तक जाता है। तो जो हमारे HB प्रोटॉन है, क्योंकि वो शील्डेड है, तो इनकी जो पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, आपके अप फील्ड पे, ठीक है। और ये किसकी वजह से आई, हमारी HB की वजह से, ठीक है। और जो हमारा HA है आउटर साइड पे जो प्रोटॉन है, क्योंकि वो डी शील्डेड है, तो उसकी जो पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, हायर डेल्टा वैल्यू पे, यानी कि आप डाउन फील्ड पे, ठीक है। तो ये डाउन फील्ड पे पीक आ गई और इसकी पीक आएगी अप फील्ड पे। तो आई होप आपको एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी उसके साथ अट्रैक्ट होकर के बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि द हाइड्रोजन बॉन्ड बीइंग अटैच्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल हैव स्मॉलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट। सेम जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होता है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो। सपोज मान लीजिए हमारे पास ये HF मॉलिक्यूल है, तो ये HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन और दूसरे HF के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन किस टाइप के हाइड्रोजन हो जाएंगे? डी शील्डेड प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि जो इनकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने। तो ये डी शील्डेड प्रोटॉन हो गए, और डी शील्डेड होने की वजह से जो इनकी पीक्स आएंगी वो कहाँ पे आएंगी? डाउन फील्ड पे, ठीक है। तो इस तरह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो प्रोटॉन है वो एज अ डी शील्डेड प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि सेम मॉलिक्यूल में ही जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपका है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें देखो ये फिनॉल का H और नाइट्रो का ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम हो गई, तो ये जो हमारा प्रोटॉन है वो डी शील्डेड प्रोटॉन हो गया, डी शील्डेड प्रोटॉन। और इसकी पीक्स भी कहाँ पे आएंगी? डाउन फील्ड पे, ठीक है। अब इस पे जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, प्रोटॉन उतना ही डी शील्डेड फील होगा, करेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या? अगर मान लीजिए हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम कंसंट्रेशन को कम कर दें या कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो प्रोटॉन का जो डी शील्डिंग इफेक्ट है, डी शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी, तो डी शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन को डाउन कर दें, कम कर दें, कंसंट्रेशन अगर कम कर दें, तो क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स कम हो गए, मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? डी शील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा, डी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सेम एज टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? डी शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डी शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो बेशक आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। थैंक यू।